अच्छा देखो, अब क्या है, आपकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट की ना, जो स्पेसिफिकली होती हैं। अंडरस्टैंड दैट द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी हैं? दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? वेरिएबल होती है। इनकी एक स्टेट नहीं होती, ठीक है। सेकेंडली, दे बिहेव एज अ कैटलिस्ट। ये एज ए कैटलिस्ट की तरह भी ये बिहेव करते हैं। और ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव ही इस वजह से करते हैं कि उनकी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएबल होती है। तो रीजन क्या होता है कि इनको रीजनरेट करना ज़्यादा आसान होता है। अगर कोई हाइन है, उसकी जो स्टेट है वो कांस्टेंट है, एक ही स्टेट है ना, जैसे मैग्नीशियम 2 ये प्लस है, तो उसको रीजनरेट करना हम्म। मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी आने की स्टेट एक है। अगर आने की स्टेट एक से कुछ ज़्यादा हो तो उसको रीजनरेट करना आसान होता है, इसलिए वो ऐसे वो कैटलिस्ट की तरह वो करता है वर्क। फिर दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करते हैं विद मेटल और डेटिव बॉन्ड को बनाते हैं। एंड दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। कलर कंपाउंड बनाते हैं ये इस वजह से क्योंकि जो इनका हाइन है उसकी ट्रांजिशन जो उसकी तो ये 3D है वो पार्शियली फिल्ड होता है। तो जो आपका 3D ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है ना, तो वो पार्शियली फिल्ड ही वो कलर शो करता है। सही। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले अब ये क्वेश्चन है कि सर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएबल क्यों होती है, ठीक है। हम्म। Explain why the transition element have variable oxidation state in terms of similarity in the energy of 3D orbital and 4s subshell। देखो अपना होता क्या है अगर मैं बोलूं कि भाई, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भाई इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वेरिएबल क्यों होती है, देखो उसने यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया है। देखो एक ही रीजन तो एक ही है। रीजन क्या है कि इसकी जो है जो एनर्जीज हैं 3D और 4s की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? ऑलमोस्ट। अब होता क्या है मैंने यहाँ पे 3D को बनाया, ये मेरे पास 4s है। अब नॉर्मली होता क्या है, अगर मैं वैसे बात करूँ एक जो हम रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से मेरे पास यूं करके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें पूरे दो हैं, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से करो, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे हमारे पास अगर मैं वो नॉर्मल वो रूल वो करूंगा फॉलो ना, तो अगर मैं 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहा हूँ और 4s के बाद मैं आ रहा हूँ 3 पे, ठीक है। पहले 4s से रिमूव करा रहा हूँ, 4s के बाद आ रहा हूँ मैं 3 पे। तो देखो बहुत बड़ा जंप आता है क्योंकि हाइनाइजेशन एनर्जीज में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि देखो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट शेल पे हूँ, फिर उसके बाद में ये सब फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, फिफ्थ शेल है। तो देखो जो एनर्जी होती है ये फर्स्ट शेल की ना, वो सेकंड शेल से बहुत ज्यादा ग्रेटर होती है। बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जो एनर्जी होती है फर्स्ट शेल की वो बहुत ज्यादा होती है, ये सेकंड शेल से जो डिफरेंस होता है वो काफी मतलब एक बिग डिफरेंस आता है, ग्रेटर डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट शेल बिल्कुल जो है वो करीब होता है किसके? न्यूक्लियस के, ठीक है। यस। अब तो जो वो डिफरेंस आता है फर्स्ट और सेकंड शेल की, ये एनर्जीज में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जो एनर्जी है बहुत ज्यादा है फर्स्ट शेल की एनर्जी वो सेकंड शेल से। लेकिन अगर मैं यही बात करूं सेकंड को थर्ड से करूं तो ये एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम हो जाता है। और जब मैं यही को बात करूंगा थर्ड की फोर्थ से, तो ये एनर्जी वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो जो हम आयनाइजेशन एनर्जीज पढ़ते थे, जो हम पूरा ये बताते थे ना कि भाई जो एक बिग जंप आ रहा है वो क्यों आ रहा है, शेल चेंज हो रहा है। तो देखो वो कभी भी उसने हमसे थर्ड और फोर्थ का कंपेयर नहीं कराया। वो मैक्सिमम हमसे फर्स्ट या सेकंड या सेकंड से थर्ड का कंपेयर वो कराता था क्योंकि इनमें एक बहुत बड़ा जंप आता है। थ्री 3 और 4 में जंप नहीं आता। रीजन क्या होता है? देखो जो फर्स्ट ऑर्बिटल जो फर्स्ट शेल है वो तो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब है। अब आप जैसे वो जाते पे रहते हो ना तो एनर्जी कम होती हो जाती है। फिर आप जितना देखो फर्स्ट और सेकंड में एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस आता है क्योंकि फर्स्ट तो बिल्कुल चिपका हुआ है न्यूक्लियस के साथ, सेकंड दूर हो गया, थर्ड और दूर हो गया। अब वो जितना भी दूर अब होता हो जाएगा ना तो इतना फर्क अब वो पड़ना नहीं है क्योंकि वो थर्ड शेल में ऑलरेडी बहुत दूर को चले गया है।
तो अब थर्ड से हम्म। फोर्थ में क्यों डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि फोर्थ जो जब वो थर्ड में था वो ऑलरेडी बहुत दूर था। तो फोर्थ में भी अगर और दूर ये हो जाएगा तो इतना फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ये कंपेयर करूँ तो फर्स्ट बहुत करीब था, सेकंड दूर था। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों में कोई डिफरेंस था। अब होता क्या है, जब मैं थर्ड से फोर्थ शेल पे आता हूँ ना, तो मुझे डिफरेंस वो दिखता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने हम्म। अभी बात तो बताई कि फर्स्ट से सेकंड में आऊंगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, सेकंड से थर्ड पे वो डिफरेंस वो कम हो जाएगा, थर्ड से फोर्थ में आऊंगा तो डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अब अगर मैं 4s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा, मैंने क्या किया, 4s से इलेक्ट्रॉन करा लिया रिमूव। ठीक है, 4s से मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव को करा लिया। अब मैं 3d से इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी वक्त रिमूव को मतलब करा सकता हूँ, क्योंकि देखो जैसे फर्स्ट करो 4s में मैं एनर्जी दे रहा हूँ 100 की, मैंने अब वो एनर्जी थोड़ी थोड़ी ये इंक्रीज हो रही है, जो एनर्जी है वो ये थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि मैं 3D से भी रिमूव को करा लूँ, तो जो मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ अगर थोड़ी सी ज्यादा होगी तो ये 3D से भी रिमूव भी कर लेगा ना, क्योंकि जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ, अगर ये एनर्जी जो 4s की है अगर 3D के लिए भी इतनी चाहिए होगी ना, तो ये 3D से भी रिमूव को करा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि 3D और 4s में एनर्जी डिफरेंस इतना कुछ खास होता नहीं है, तो वो ये 4s के साथ साथ 3D से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव वो करा लेता है, क्योंकि दोनों की एनर्जीज में कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो रिमूव ये कराने किसके होते हैं, 4s के। लेकिन क्योंकि 4s और ये 3D में कुछ एनर्जी डिफरेंस होता ही नहीं है इतना कोई खास, तो ये 4s के साथ साथ 3D से भी एक दो इलेक्ट्रॉन रिमूव वो करा लेता है। ठीक है, तो इस रीजन हम्म। से इनकी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर 3D और 4s की एनर्जी में जमीन आसमान का होता फर्क ना, जिस तरह ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल का होता है, तो कभी भी ये 3D से रिमूव नहीं वो कराता, ये खाली 4s से रिमूव वो कराता। ठीक है, क्योंकि दोनों हम्म। का एनर्जी डिफरेंस बिल्कुल ही बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो ये 4s के साथ साथ ये 3D से भी रिमूव करा लेता है। अब इसको आपने एग्जाम में ये लिखना कैसे, many electrons of similar energy in the valence shell orbital, successive ionization energy rise steadily, no big jump, यानी कि अगर मुझे 4s से 3D में कराना है तो उसके लिए कोई खास जंप आना नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स और 4s और 3D ऑर्बिटल्स हैव सेम और सिमिलर एनर्जी। सही है, तो ये मुझे इस तरीके से डिफाइन करना है। सही, क्योंकि इनकी एनर्जीज क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर मैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कर रहा हूँ, यानी 4s के बाद फॉरन 3D से भी रिमूव कर रहा हूँ, तो कोई खास बिग जंप आएगा नहीं ना, जो आपका ये पॉइंट 2 में यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, हम्म। तो ये इसका आंसर है, इस तरीके से आपने ये लिखना है। अच्छा देखो, अब इसके बाद एक और की प्रॉपर्टी होती है कि एट कैटलिस्ट वो क्यों करते हैं, वो पूरे एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट हैव बिहेव एज अ कैटलिस्ट इन टर्म्स ऑफ, उसे बता दिया क्या है आपने एक्सप्लेन करना है और किस वो टर्म में एक्सप्लेन करना है, कि किन चीज़ों को, किन बातों को, किन पॉइंट्स को अपने वो माइंड में रख के एक्सप्लेन करना है। हैविंग मोर देन वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यही जो चीज़ मैंने भी आपको बताई थी कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ये कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्ट इसलिए तो करते हैं क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल दैट आर एनर्जेटिकली एक्सेसिबल एंड कैन फॉर्म अ डेटिव बॉन्ड विद द लाइगैंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, जो आपका वो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, देखो जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट के लिए वो जरूरी होता है कि कैटलिस्ट होता ही वही है जो एंड में रीबो जनरेट हो जाए। ठीक है, अब नॉर्मली होता क्या है, अगर मेरे पास जैसे फर्ज करो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे आ गया मैं 2 प्लस में, तो देखो एक एलिमेंट से ना उसकी आयनिक फॉर्म में और वापस आना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि दो बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है। ठीक है, एक एलिमेंट है और एक आयन है, दोनों की अलग दुनिया है। हाँ, आयन से आयन में ट्रांजिशन आसान है। अब अगर मैं यहाँ पे आयरन की बात करूँ, फर्स्ट करो आयरन है, फिर आयरन 2 1 प्लस है और आयरन 2 प्लस है, अगर मैं वो बात करूँ ना, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं एक दफा आयरन से आयरन 1 प्लस में तो आ गया। ठीक है, लेकिन उससे आयरन 2 प्लस में आना आसान है, और आयरन 2 प्लस से आयरन 1 प्लस में आना आसान है, लेकिन आयरन 2 प्लस से आयरन में
या आयरन वन प्लस से आयरन में आना बहुत मुश्किल है। सही है। क्योंकि रीजन क्या है कि फिर तो स्टेबिलिटी पे तो पूरी आप एक डिफरेंट वो दुनिया में आ रहे हो ना। एलिमेंट और आयन दोनों डिफरेंट वो होते हैं। रीजन क्या होता है कि जो आपका आयन है ना, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो सिमिलर होती है, लेकिन जब आप किसी एलिमेंट में ये वापस आते हो तो डिफरेंस आता है, क्योंकि स्टेबिलिटी वगैरह का भी चक्कर आ जाता है। ठीक है। तो रीजन क्या है कि हाँ। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इन आइंस ये एक से ज्यादा आइंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज को बताइए कि ये एज अ कैटलिस्ट क्यों करते हैं, क्यों यूज होते हैं, क्योंकि इनकी आइंस में एक से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन ये स्टेट्स होती हैं। तो जिस भी एलिमेंट की एक से ज्यादा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मेटल की, तो वह एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकता है। मैग्नीशियम क्यों नहीं होता यूज इतना, क्योंकि मैग्नीशियम में ये फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन नॉर्मल कंडीशन। वैसे आपने ये भी देखा होगा, MgCl2 के बदले MgCl को देखा होगा, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं होता। हम अभी नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो भी वो मेटल ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करेगा यानी आयंस में, वो मेरा एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकता है, क्योंकि रीजनरेट करना आसान है। फर्स्ट करो मैंने आयरन यूज किया था वो कैटलिस्ट +1 का, तो ड्यूरिंग रिएक्शन वो +2 में चेंज हो गया, ये कैटलिस्ट था। अब इसको +2 को ना +1 में लाना मेरे लिए आसान है रीजनरेट करना। ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो गया तो मैग्नीशियम को +2 से मैग्नीशियम में लाना मेरे लिए इम्पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल है। तो फिर ये क्या होगा, ये रीजनरेट नहीं हो सकता, ये केमिकली चेंज हो रहा है। तो ये कैटलिस्ट वो नहीं है, कैटलिस्ट वही हुई जो रीजनरेट हो जाए। सही। ओके। अब देखो मुझे को लिखना कैसे है। Transition element have partially filled d orbital, so they can easily withdraw the electron from the reagent and or to give electron depending on the nature of the reaction। यानी कि जाहिर बात है जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू शो लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जाहिर सी बात है ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। एंड द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद देम मेक्स द गुड कैटलिस्ट। और ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, मेटल जो है वो किसी नॉन वो मेटल के साथ डेटिव बॉन्ड वो करता है फॉर्म। नॉर्मली मेटल और नॉन मेटल का ये हम क्या पढ़ते थे, वो होता था आयनिक बॉन्ड। या फिर कुछ रेयर वो केसेस में मेटल और नॉन मेटल कोवेलेंट भी फॉर्म करते हैं, जैसा HeL+Cl+3 हो गया, या टाइटेनियम ये क्लोराइड हो गया। ये क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के वो बीच में होता है, लेकिन ये कोवेलेंट होता है। और जैसे मेजरली हम क्या पढ़ते हैं, आयनिक। ठीक है। कि मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड होता है आयनिक। अब यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जो ट्रांजिशन वो मेटल है ना, ट्रांजिशन मेटल वो लाइगेंड क्या होता है, लाइगेंड होता है नेगेटिव आयन दैट हैज अ लोन पेयर। ठीक है। वो उसके दरमियान क्या फॉर्म करते हैं, डेटिव बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है। तो इसलिए भी ये एज ये कैटलिस्ट की तरह यूज हो सकता है। स्पीशी अ लाइगेंड इज अ स्पीशी दैट हैज अ लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर हो और वो उसको शेयर करने के लिए तैयार हो, उसको बोलते हैं लैगेंड ना। ठीक है। क्योंकि ये बनता है डेटिव बॉन्ड बनता है ट्रांजिशन मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ना। तो देखो डेटिव बॉन्ड तो बनेगा ही उसी की सूरत में जब जो मेरा नॉन मेटल है उसके पास ये लोन पेयर होगा और वो शेयर करने के लिए वो तैयार होगा। तो ये होता है कि कॉम्प्लेक्स। सही।